हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का क्लास केबीएस एग्जाम के लिए बहुत ही सेलेक्टेड है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है एनईपी 2020 में आईसीटी का यानी कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की बात की गई है। तो आज का हमारा टॉपिक भी वही है, आपके सिलेबस में यह टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन 101% पूछे जाएंगे। शिक्षण अधिगम के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का उपयोग, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आप आईसीटी का कैसे उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और अधिगम प्रक्रिया को आसान कैसे बना सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आज का टॉपिक देखने के बाद कोई भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। सबसे पहले आप इसका पूरा नाम देख लीजिए आईसीटी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसकी कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान से देखिएगा और नोट करते चलिएगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो है आईसीटी, या कंप्यूटर और आवश्यक उपकरणों का उपयोग करके, ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आईसीटी का पार्ट होती हैं। तो उन सभी उपकरणों का उपयोग करके सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार प्रणाली का एकीकरण है। ठीक है, आईसीटी क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार प्रणाली दोनों का एकीकरण रूप है। यह तार रहित तार युक्त संचार का उपयोग कर सकता है, यानी कि तार रहित चीज़ें भी इसमें होती हैं और तार युक्त चीज़ें भी होती हैं। यह किसी भी उत्पाद को कवर करता है जो डिजिटल रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना को स्टोर, पुनर्प्राप्त, हेरफेर, संचारित या प्राप्त करेगा। आईसीटी का उपयोग शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, ई कॉमर्स सेवाओं, सामाजिक नेटवर्किंग, ऑनलाइन अनुसंधान आदि में किया जाता है। और हमारे एग्जाम में क्या आएगा? आईसीटी का उपयोग शिक्षा में किस प्रकार होगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी जगह, जैसे कि आप नेट बैंकिंग यूज़ करते होंगे गूगल पे, फ़ोन पे, वो भी आईसीटी का ही एक रूप है। ठीक है, स्वास्थ्य में, हेल्थ में हम बहुत सारी जानकारियाँ इंटरनेट से प्राप्त करते हैं। ई कॉमर्स सेवाएं जो हमारा अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, ऐसी, और उसके बाद सामाजिक नेटवर्किंग जो हमारा व्हाट्सअप, फेसबुक है, ये सारी क्या है? आईसीटी की चीज़ें हैं। इसमें उपकरणों का व्यापक प्रयोग किया जाता है। आईसीटी के माध्यम से जब शिक्षा प्रदान किया जाएगा तो उसमें बहुत सी उपकरण यूज में आते हैं। यह आधुनिक कंप्यूटिंग को सक्षम करने के लिए बुनियादी ढांचा मुहैया कराता है। इसके बाद देखिए, स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी दिसंबर 2004 में शुरू की गई थी। ध्यान रखिएगा। माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को आईसीटी कौशल विकसित करने और कंप्यूटर सहायता प्राप्त सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से सीखने की अधिक संभावनाएं देने के लिए इसे 2010 में फिर से डिजाइन किया गया था। यानी कि जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है और उसको फिर बाद में मॉडिफाई किया गया था 92 में, तो उसी प्रकार से 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी, फिर 2010 में इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। यह योजना विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच डिजिटल विभाजन को बांटने में एक प्राथमिक चालक है। यह योजना राज्यों और स्थानीय सरकारों को लंबी अवधि के कंप्यूटर लैब स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएसए में शामिल कर लिया गया है। ध्यान रखिएगा। अब स्कूलों में आईसीटी आरएमएसए का एक घटक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएसए का फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखिएगा। शिक्षक की क्या भूमिका होती है? जो शिक्षक की भूमिका है, जैसे कि शिक्षक की भूमिका और शिक्षार्थी की भूमिका, हर टॉपिक में इससे क्वेश्चन आएंगे। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं पेडागोजी का, तो शिक्षक की उस टॉपिक को लेकर क्या भूमिका हो सकती है या छात्र की क्या भूमिका होती है, उसको भी पढ़ना जरूरी है नए पैटर्न में। तो आईसीटी में शिक्षक की भूमिका, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक केंद्रीय भूमिका में होते हैं। ठीक है, केंद्रीय भूमिका में होने का मतलब ये नहीं है कि शिक्षक केंद्रित प्रणाली हो गई। केंद्रीय भूमिका में रहने का मतलब है कि केंद्र में रहकर शिक्षक क्या करता है? बच्चों का सहयोग करता है, सहयोगात्मक भूमिका होती है उसकी। ठीक है, आईसीटी का उपयोग कर रहे शिक्षक के सुविधा प्रदाता की भूमिका में बदलाव होने से शिक्षकों द्वारा कक्षा में नेता के रूप में सेवा करने की जरूरत समाप्त नहीं हो जाती है। शिक्षक के पारंपरिक नेतृत्व कौशल और उसका प्रयोग अभी भी महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है तो अब शिक्षक का महत्व ही समाप्त हो गया। शिक्षक मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, बच्चों को माहौल उपलब्ध कराते हैं, सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो शिक्षक अगर ना रहें तो कोई भी शिक्षा प्रणाली अच्छे से उसको लागू नहीं कर सकती, कोई भी चीज़। ठीक है,
आईसीटी का उपयोग करते समय पाठ की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। जो कल हमने टॉपिक कंप्लीट किया था लेसन प्लान से रिलेटेड, तो आईसीटी का उपयोग करने से पहले भी लेसन प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीटी का उपयोग करते हुए पाठ की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। अनुसंधान से पता चलता है कि जहां योजना अनुचित रूप से बनाई गई हो वहां छात्र का काम अक्सर विकेंद्रित होता है और इससे लक्ष्य प्राप्ति में कमी आ सकती है। ठीक है, अनुचित रूप से, जहाँ अनुचित रूप से यानी कि सही तरीके से लेसन प्लान नहीं बनाया जाएगा वहाँ बच्चे कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने में उनको देरी हो सकती है या सही से वो प्राप्त नहीं करेंगे, ऐसा हो सकता है। आईसीटी को शिक्षकों द्वारा अधिक शिक्षार्थी केंद्रित ज्ञानार्जन हेतु वातावरण बनाने में मदद देने वाले उपकरणों के रूप में देखा जाता है। आईसीटी जो होता है, आईसीटी की चीज़ों का उपयोग करके, जैसे कि हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, टेलीविज़न, प्रोजेक्टर, डिजिटल बोर्ड, इन सब चीज़ों से क्या होता है, चीज़ें छात्र केंद्रित बनती हैं, चाइल्ड सेंटर्ड बनती हैं, क्योंकि बच्चे उनमें इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। इसलिए आईसीटी का प्रयोग शिक्षक केंद्रित प्रणाली को बढ़ावा देता है, ध्यान रखिएगा। जानकारी की प्रस्तुति के लिए आईसीटी उपकरणों का प्रयोग मिश्रित रूप से प्रभावी होता है, यानी कि सिर्फ आईसीटी के उपकरणों का ही प्रयोग अगर किया जाए ये भी बहुत अच्छा नहीं है। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी आगे हम देखेंगे। शिक्षक अक्सर आईसीटी का उपयोग नियमित कार्य, अब शिक्षक किस लिए आईसीटी का उपयोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो देखिए, रिकॉर्ड रखने, लेसन प्लान का विकास करने, सूचना प्रस्तुत करने, इंटरनेट पर बुनियादी जानकारी खोज के लिए करते हैं। जैसे कि जो चीज़ें आप देख पा रहे होंगे ये पावर पॉइंट से बनाई गई हैं। एमएस ऑफिस का जो पावर पॉइंट टूल होता है, तो पावर पॉइंट से ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो मैंने आपको पढ़ाने के लिए आईसीटी का उपयोग कैसे किया, पावर पॉइंट से पीडीएफ तैयार किया, पीपीटी तैयार किया। ठीक है, तो इसी प्रकार से शिक्षक बहुत सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने, लेसन प्लान को बढ़िया से बनाने, सूचना प्रस्तुत करने, इंटरनेट पर बुनियादी जानकारी की खोज करने के लिए करते हैं। आईसीटी उपकरणों का प्रयोग जिम्मेदारी के साथ तथा बिना किसी भेदभाव के सूचना को ढूंढने, अन्वेषित करने, विश्लेषित करने और उसका आदान प्रदान करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ ये जो 2-3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ कमियां भी हैं। आईसीटी में ऐसा नहीं है कि सारे एडवांटेज ही हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वहाँ से भी एग्जाम में चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इसमें व्याकुलता बढ़ती है। ठीक है, नई प्रौद्योगिकियों के व्यसनों का विकास होता है, जानकारी ठोस या विश्वसनीय नहीं होती है। कई बार जानकारी ठोस या विश्वसनीय न होने का मतलब ये है कि जैसे गूगल पे आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ जो जानकारी उपलब्ध होती है वो जानकारी वहाँ अपलोड कौन करता है, वो एक आम इंसान ही अपलोड करते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैंने अपना वेबसाइट क्रिएट किया, ठीक है, मैंने अपना वेबसाइट बनाया और गूगल पे मैंने कोई जानकारी दी और वो जानकारी मैंने ही गलत वहाँ दे दी, तो आप लोग सर्च करेंगे तो आपको भी वो गलत जानकारी ही मिलेगी। ठीक है, जैसे कि खेल विधि के जन्मदाता कौन है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ कुक का नाम आ सकता है, लेकिन अगर जो स्पेशल किताबें हैं या गवर्नमेंट की जो भी एनसीईआरटी वगैरह की किताबें हैं, खेल विधि को आप सर्च करेंगे वहाँ किताबों में, ठीक है, जो सरकारी किताबें हैं बीएड बीटीसी की, तो वहाँ फ्रोवेल आपको मिलेंगे। तो वही है कुक, बहुत से क्लास में लोग कुक का नाम लेते हैं कि सर कुक है खेल विधि की, आप तो फ्रोवेल बता रहे हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनको गलत जानकारी मिली है इंटरनेट से। तो वही बात यहाँ बताई जा रही है कि जानकारी ठोस या विश्वसनीय नहीं होती है। आज के 10 साल 5 साल पहले हमको लगता था इंटरनेट पे जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल एकदम सही हैं, लेकिन वो चीज़ें सही आज के टाइम पे नहीं हैं। सहकर्मियों या शिक्षक पर निर्भरता, देखिए आईसीटी का उपयोग, ये बच्चों की बात की जा रही है ना यहाँ पे, तो बच्चे शिक्षक पर या अपने सहयोगी पर निर्भर हो जाते हैं आईसीटी के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं बच्चों को खुद नहीं पता होती है, तो एक गाइड की ज़रूरत होती है। तो ये भी इसकी एक कमी है। सामाजिक अलगाव, ठीक है, इसमें सामाजिक अलगाव भी होता है। शारीरिक या दृश्य समस्याएं भी आ सकती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा इसके यूज से आँखों में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, या और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं बच्चों को। निजी जीवन में घुसपैठ, ठीक है, ये जो आईसीटी है, टेक्नोलॉजी है, क्या करता है, हमारे निजी जीवन में एक तरीके से घुसपैठ कर दिया है इसने। तो यही इसकी कमियां हैं और यह इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बनते हैं। और केवीएस के अगर आपको कंप्लीट नोट्स पेडागोजी वगैरह के एक बार में चाहिए, क्या है कि मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, इसलिए मेरे पास टाइम उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता कि मैं 2-3 क्लास या इससे ज़्यादा क्लास बना पाऊँ, ठीक है।
तो अगर एक बार डेली एक क्लास तो आपको मिलेगा ही, और मैं पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कराऊंगा, चाहे इसके बाद ईवीएस भी स्टार्ट करूंगा मैं, और पेडागोजी अभी चल ही रहा है, पेडागोजी आधा से अधिक समाप्त हो गया है। 15 जनवरी तक कोशिश करूंगा, 15 से 20 जनवरी तक आपका पेडागोजी मैं कंप्लीट करा दूंगा यहाँ पे। लेकिन अगर किसी को ऐसा है जॉब वगैरह कर रहे हैं, आपको सभी नोट्स एक बार में चाहिए, आप क्लास देखने का टाइम नहीं है आपके पास, ऐसा कुछ है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ आपको 290 फीस पे करना होगा, 290 में सभी सब्जेक्ट, सिर्फ मैथ्स आपको नहीं मिलेगा, गणित विषय छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और सबसे बेस्ट मिलेंगी। मार्केट का कोई भी किताब, एक किताब लेकर आप नहीं पढ़ सकते इन चीज़ों को, जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और कम समय में तैयारी के लिए बेस्ट चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। शिक्षा में आईसीटी, इस पेज से एक दो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, तो नोट कर लीजिएगा। शिक्षा में आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के महत्व को मान्यता प्रदान करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मिशन दस्तावेजों के अनुसार आईसीटी का प्रयोग शिक्षा में एक उपकरण की भांति किया है। यानी कि शिक्षा मंत्रालय ने, या कह सकते हैं कि एनईपी 2020 में आईसीटी को एक उपकरण के रूप में माना गया है, ठीक है, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा में वर्तमान नामांकन की दर जो 15% है को 11वीं योजना की समाप्ति तक बढ़ाकर 30% कर देना है। यानी कि बच्चे यर्थ क्लास तक पढ़ने के बाद या 12th क्लास पढ़ने के बाद, या तो यर्थ पढ़ने के बाद 9th में एडमिशन नहीं लेते, या 5th पढ़ने के बाद 6th में एडमिशन नहीं लेते, घर के काम काज में लग जाते हैं और भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उसके बाद 12th पास करने के बाद वो उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। तो आईसीटी का प्रयोग बढ़ाकर इसका लक्ष्य है कि इस बच्चों के नामांकन की दर बढ़ाई जाए, ठीक है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने सशक्त नाम से, ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, सशक्त नाम से एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जो वन स्टॉप शिक्षा पोर्टल है। उच्च गुणवत्ता वाली ई विषय वस्तु सभी विषय क्षेत्रों और विषयों पर सशक्त में अपलोड की जाएंगी। यानी कि जो भी चीज़ें हैं आईसीटी की, वो सशक्त नाम के वेब पेज पे उपलब्ध होंगी, आप गूगल से भी उन चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। अनेक परियोजनाएं समाप्ति की अवस्था पर हैं तथा इसमें भारत में शिक्षण और अधिगम की व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन आने की संभावना है। आईसीटी के प्रयोग को बढ़ाकर बहुत ज़्यादा ये लोग बदलाव करना चाहते हैं। एनईपी 2020 का यह मुख्य पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि ईसीसीई है, बचपन की देखभाल और शिक्षा, उसके बाद एफएलएन है जो मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता है। उसी प्रकार से आपका आईसीटी भी एनईपी का मुख्य एक विषय है। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी उन कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना के पारेषण, संग्रहण, निर्माण, प्रदर्शन, आदान प्रदान में काम आता है। इन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी की इस व्यापक परिभाषा के तहत रेडियो, टीवी, वीडियो, डीवीडी, टेलीफोन, लैंडलाइन जो फ़ोन होते हैं ऑफिस वगैरह में, मोबाइल फ़ोन दोनों ही, सेटेलाइट प्रणाली, कंप्यूटर और नेटवर्क, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर आदि सभी आते हैं। तो क्या क्या चीज़ें आईसीटी के अंतर्गत आती हैं वो नोट कर लीजिए। रेडियो, टीवी, वीडियो, डीवीडी, ये सभी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद सेटेलाइट प्रणाली जो है कंप्यूटर, नेटवर्क, हार्डवेयर, मोबाइल फ़ोन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सब कुछ आता है इसके अंतर्गत। उसके बाद इसके अलावा प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई सेवाएं और उपकरण जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आईसीटी का पार्ट है, ठीक है। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोरोना के समय में मीटिंग वगैरह होते थे, जूम मीटिंग है, ये सारी चीज़ें, ईमेल जो हम करते हैं, ब्लॉग्स जो आपको इंटरनेट पे मिलते हैं, आदि भी आईसीटी के दायरे में आते हैं। तो यह पेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। उसके बाद ए पॉइंट नोट कर लीजिए, आईसीटी के उपकरण श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य के रूप में हो सकते हैं। यानी कि जो आईसीटी के उपकरण होते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के, वह श्रव्य हो सकते हैं, सिर्फ सुनने वाले हो सकते हैं, जैसे कि रेडियो हो गया, ठीक है, या फ़ोन हो गया, मोबाइल टेलीफोन जो होता है वो भी तो सिर्फ सुनाई देता है उसमें। दृश्य चीज़ें हो गई जैसे कि टेलीविज़न हो गया, श्रव्य दृश्य दोनों हो गया, जैसे कि टेलीविज़न वैसे श्रव्य और दृश्य दोनों का एग्जाम्पल है। और दृश्य का सिर्फ एग्जाम्पल क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें जैसे प्रोजेक्टर पे कुछ चीज़ें दिखाई जाती हैं बिना आवाज़ के, तो दृश्य सामग्रियों के अंतर्गत आ जाएंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके। चलिए, जो ब्लॉग्स होते हैं, इंटरनेट पे हमें जानकारियाँ मिलती हैं, वो भी तो सिर्फ दृश्य होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन के लिए मौजूद चीज़ों पर एक नज़र। निर्देशात्मक सामग्री क्या क्या है
ऑडियो विजुअल डिजिटल उत्पाद, सॉफ्टवेयर और कंटेंटवेयर, संपर्क के माध्यम, मीडिया, शैक्षणिक वेबसाइट, ये सब क्या है, मौजूद चीज़ें हैं प्रौद्योगिकी की। सूचना युग के शैक्षिक उद्देश्यों को साकार करने के लिए शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के आधुनिक रूपों को शामिल करने की आवश्यकता है। इसे प्रभावी तौर पर करने के लिए शिक्षा योजनाकारों, प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण, वित्तीय, शैक्षणिक और बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं के क्षेत्र में बहुत से निर्णय लेने की आवश्यकता है। यानी कि आईसीटी को अच्छे से लागू करने के लिए सिर्फ शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी और भी जो कह सकते हैं विभाग हैं, प्रधानाध्यापक हो गए या फिर आईसीटी के जो विशेषज्ञ हैं, उसके बाद शिक्षा मंत्रालय, बहुत सारी चीज़ों की इसमें ज़रूरत है अच्छे से एक्टिव रहने की। अब ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ जो चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ ये सब केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जो एनवीएस होता है वहाँ उसके ऑफिशियल वेबसाइट से ये चीज़ें मैंने ली हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि क्या क्या काम आईसीटी के तहत किए जा रहे हैं या कौन कौन से कदम, महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं आईसीटी के क्षेत्र में, शिक्षा में। तो शिक्षक प्रशिक्षण, सबसे पहला कार्य किया गया है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है कि आईसीटी का उपयोग वह बढ़िया से खुद कर पाएंगे तभी वह बच्चों को अपनी जानकारी सहयोग के रूप में पहुंचा पाएंगे। छात्रों के लिए स्मार्ट लर्निंग, ठीक है, छात्रों के लिए स्मार्ट लर्निंग की भी व्यवस्था की गई है, जैसे कि स्मार्ट क्लासरूम में सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन सामग्री युक्त स्मार्ट लर्निंग टूल सॉफ्टवेयर पैकेज स्थापित किया गया है और 6वीं से 10वीं कक्षा के छात्रों को इसके माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। सॉफ्टवेयर पैकेज में प्रश्न उत्तर डेटाबेस के साथ सीबीएसई पाठ्यक्रम से संबंधित व्यापक शैक्षिक संसाधन शामिल हैं। उसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए एक अलग टाइम टेबल भी बनाया गया है। यानी कि क्लास 6 से लेकर 10th क्लास तक कह सकते हैं आईसीटी को पूरी तरह से सीबीएसई वगैरह ने लागू कर दिया है। और भी जो यूपी के गवर्नमेंट स्कूल हैं, राजस्थान के हैं, जो भी अलग अलग स्टेट के हैं, वहाँ भी आईसीटी को जल्द से जल्द लागू करने की बात एनईपी में की गई है। और इसके तहत यूपी के सरकारी विद्यालयों में भी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाए, जैसे कि सभी विद्यालयों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। बच्चों का, शिक्षकों का ऑनलाइन अटेंडेंस होगा। स्कूल में 2 कंप्यूटर भी उपलब्ध कराने की बात की गई है आईसीटी के तहत। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, शिक्षक प्रशिक्षण हो गया महत्वपूर्ण कदम में। छात्रों के लिए स्मार्ट लर्निंग के स्मार्ट क्लासरूम भी तैयार किए गए हैं। दूसरा नोट कर लीजिए, आईसीटी के इन उपकरणों का, आईसीटी के जो भी उपकरण हैं उनका उपयोग कक्षा में अधिगम की स्थितियों के निर्माण के साथ साथ छात्रों को उच्च क्रम की सोच में उलझाने के लिए किया जा सकता है। अब यहाँ उलझाने को आप, ये वर्ड थोड़ा सा गलत है। उलझाने से मतलब यह है कि व्यस्त रखने से, कि उच्च क्रम के कौशल बच्चे सोचें, ऐसी सोच उनमें विकसित हो। आईसीटी के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आईसीटी के जो टूल्स हैं यहाँ देख सकते हैं, नोट कर लीजिए आप चाहें तो। आईसीटी के टूल्स में रेडियो आ जाता है, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल, ठीक है, इंटरनेट की और भी बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद जो सेटेलाइट के माध्यम से चीज़ें होती हैं, जो पुलिस के पास फ़ोन होता है, क्या बोलते हैं उसको, सेटेलाइट फ़ोन या वायरलेस फ़ोन, ये सारी चीज़ें भी हो गई आपकी आईसीटी के टूल्स के अंतर्गत। डिजिटल टूल किट में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? डिजिटल चीज़ों में आ जाएंगी आपका जो क्रोम ब्राउज़र होता है, गूगल फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है, फेसबुक है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्काइप है, ट्विटर है, ये सब क्या है, डिजिटल टूल किट हो गया आईसीटी के। कुछ क्वेश्चन हैं, 4-5 इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिए। और जब मैं आपका प्रैक्टिस स्टार्ट कराऊंगा, ये पूरा कंप्लीट होने के बाद पेडागोजी, सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलेंगे, जिसमें कि हर एक टॉपिक के कम से कम 40-50 क्वेश्चन होंगे नए पैटर्न के, तो उनसे आपका प्रैक्टिस होगा। इसलिए ये जो क्लास हो रहा है यहाँ 4 ही 5, 10, 20 क्वेश्चन ही आपको मिल रहे हैं, लेकिन ये सभी टॉपिक के प्रश्न आपको अलग से भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा एक मैराथन क्लास में या जैसे भी होगा। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में क्या सम्मिलित है? ऑनलाइन सीखना, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सीखना, वेब आधारित सीखना या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ सही आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में ऑनलाइन सीखना, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सीखना, वेब आधारित सीखना, ये सभी चीज़ें आती हैं, यानी कि तीसरा आपका सही हो जाएगा। और यह जो प्रश्न है यह DSSB में आया हुआ है, ठीक है।
और मैं DSSB की बात करूं या किसी एग्जाम की बात करूं तो ऐसा मत समझिए कि सिर्फ DSSB के PRT में ही वो चीज़ें पूछी गई हैं। मैं KBS के लेवल को ध्यान में रखते हुए TGT PGT लेवल के भी क्वेश्चन यहाँ इंक्लूड कर देता हूँ कि हो सकता है कि डायरेक्ट वो क्वेश्चन आए, उससे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें पूछ ली जाएँ। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल हैं? सूचना संचार प्रौद्योगिकी में कौन कौन से घटक शामिल हैं? सूचना और संचार अवसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों। शिक्षा में ICT के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है शिक्षण के लिए आसान पहुंच। इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहला और चौथा इन्हीं दोनों में से एक सही है। मैं होमवर्क नहीं दूंगा क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में ICT के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अधिगम के लिए आसान पहुंच। लेकिन पहला वाला ऑप्शन क्यों सही नहीं हो सकता? शिक्षण के लिए आसान पहुंच, क्योंकि शिक्षण कौन कराता है? शिक्षक के माध्यम से शिक्षण होता है। तो शिक्षण के लिए आसान पहुंच यानी कि यहाँ शिक्षकों को सुविधा देने की बात की जा रही है पहले ऑप्शन में। और मैंने आपसे कई बार बताया है कि छात्र केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम है, इसलिए बच्चों को सुविधा, जिस ऑप्शन से आपको पता चले कि बच्चों के हित की बात की जा रही है, वही ऑप्शन हमेशा सही होंगे। ठीक है, चाहे CTET हो, चाहे आपका KBS हो, चाहे DSSB हो। चलिए, तो शिक्षण के लिए आसान पहुंच का अर्थ ये हो गया कि शिक्षक चीज़ों को आसानी से बच्चों तक पहुंचा सकते हैं, शिक्षण के लिए आसान पहुंच का मतलब। लेकिन अधिगम के लिए आसान पहुंच कि बच्चे ICT के माध्यम से चीज़ों को बढ़िया ढंग से सीख सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। तो इसलिए यह चीज़ सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का उपकरण ICT प्रदान नहीं करता है? गणना, स्लाइड शो, वीडियो या प्रयोगशालाएं? तो प्रयोगशालाएं यहाँ सही आंसर हो जाएगा। कक्षा में संचार निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? कक्षा में संचार निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो जो क्लासरूम में संचार होता है यानी कि कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है, वह किसके माध्यम से होता है? तो संचार यानी कि बातचीत करना ही। तो यहाँ चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, कक्षा में बातचीत पर। और यहाँ जो मैं आंसर आपको बताता हूँ, तो अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो कि नहीं इसका ये नहीं, ये सही हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। लेकिन जो भी आंसर मैं आपको बताता हूँ, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं। तो आयोग ने फाइनल आंसर की में जो सही आंसर माना होता है, उसी को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, आपने किसी किताब में अलग पढ़ रखा हो, तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है, चौथा सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न आपके इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? यह बहुत से शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में आया हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर वाले पार्ट में। तो इसका सही आंसर 32 होगा। ध्यान रखिएगा, IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं? तो 32 होते हैं, इसको याद रखिएगा। PRT वालों के लिए तो 5 नंबर का आएगा, वो कंप्यूटर साक्षरता से संबंधित, तो इस टाइप के प्रश्न उसमें पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल 7 बजे। थैंक यू।